कैसे आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास के टॉप 65 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। और ये क्लास हो जाती है हमारी यूपी पुलिस के लिए। ये क्वेश्चन वो हैं जो पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपको सारे क्वेश्चन एक बार देख लेने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टॉप 65 प्रश्न जो हैं प्राचीन भारत के इतिहास के। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय से ही जो शासक संबंधित है वो कौन से शासक हो जाते हैं जो संबंधित हो जाते हैं भीतरी स्तंभ शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है स्कंदगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो शासक हैं स्कंदगुप्त वो संबंधित हो जाते हैं इससे, और स्कंदगुप्त ने ही कराया था भीतरी स्तंभ शिलालेख का निर्माण। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2017 में, ये आप देख सकते हैं। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र है। ये किसका पुत्र हो जाएगा ये आपको बताना है। पुष्यमित्र का, कनिष्क का, बिंदुसार का, या फिर हो जाएगा अशोक का। मालविका अग्निमित्रम की बात हो रही है, उसका जो नायक है तो ये हो जाता है पुष्यमित्र। जो शुंग था हमारा पुष्यमित्र शुंग, उनके ये पुत्र हो जाते हैं अग्निमित्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये आपसे पूछा जाएगा मालविका अग्निमित्रम जो है किससे संबंधित है, तो ये कालिदास के द्वारा रचित है। और इसमें मालविका और अग्निमित्रम जो है इनके बारे में जो है दिखाया गया है। ठीक है, ये मालविका अग्निमित्रम की रचना है और नायक हो जाता है इसमें अग्निमित्र और नायिका हो जाती है मालविका। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में। तो ये हो जाते हैं आपके कपिल ऋषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में कपिल ऋषि को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस लिए जानी जाती है। जो गढ़ी जगह है वो किस लिए जानी जाती है ये आपको बताना है। 4 नंबर हो जाता है हमारा क्वेश्चन और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, इसलिए जो है इसको गढ़ी के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का काल हो जाता है। और हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक आपका दुर्ग हो जाता है, ठीक है, और एक आपका हो जाता है गढ़ी। गढ़ी में वहाँ के उच्च वर्ग के लोग बसते थे और जो दुर्ग था, और दुर्ग में जो है सामान्य नागरिक निवास करते थे। ठीक है, ये हो जाता है आपका दुर्ग और गढ़ी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है। व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है किस अनाज के लिए, तो ये किया गया है चावल के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। वैदिक काल में व्रीहि जो है ये चावल या फिर धान के लिए इसको प्रयोग किया गया है। जौ की बात करेंगे, जौ को जो है यव कहा गया है, ये भी आपको याद रखना। यव जो है जौ के लिए यूज इस्तेमाल हुआ है और गेहूं के लिए इस्तेमाल हुआ है आपका गोधूम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था। बुद्ध वंश के शासकों के द्वारा शासित था, तो ये हो जाता है कपिल वस्तु। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बुद्ध वंश के शासकों के लिए जो है शासित था। और ये बुद्ध वंश की कब की बात हो जाती है, तो ये हो जाती है आपकी 563 ईसा पूर्व की बात ये करते हैं। कपिल वस्तु में था लुम्बिनी नामक स्थान जो है ये हो जाता है आपका गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता, ये किसके देवता थे। किसके देवता हो जाते हैं आपके युग के नर देवता। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका पौधों के देवता हो जाते हैं ये आपके नर देवता। ठीक है, पौधों के देवता हो जाते हैं नर देवता और ऋग्वैदिक युग के ये देवता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी। ये हो जाता है अनहिलवाड़
किस राज्य की राजधानी हो जाती है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 8 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा सोलंकी राजवंश की राजधानी हो जाती है आपकी अनहिलवाड़। ठीक है। और राष्ट्रकूट की राजधानी क्या हो जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो मान्यखेत हो जाती है। ये हो जाता है मान्यखेत राष्ट्रकूट की। इसके बाद बात करेंगे मित्रा का वंश की, इसकी राजधानी हो जाती है वल्लभी। ठीक है। और पाल वंश की जो राजधानी है वो हो जाती है आपकी मुंगेर। इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। सोलंकी राजवंश की जो राजधानी वो अनिलवाड़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। कान्य कुंभ किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कान्य कुंभ किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम हो जाता है? ये हो जाता है कन्नौज का। ठीक है। कान्य कुंभ कान्य कुंभ ये कन्नौज का प्राचीन नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 10 नंबर। निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? कौन सा वास्तुकार हो जाता है जिसने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? तो ये बनाया था आपका महागोविंद ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये राजा बिंबिसार के महल को बनाने वाले वास्तुकार हो जाते हैं। ठीक है। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? किस भारतीय राज्य में स्थित था मुजिरिस? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 11 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है केरल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? 10 घोड़ों की बलि दी थी। कौन से राजा होता है, कौन से राजा हो जाते हैं पौराणिक कथा के अनुसार? तो 10 घोड़ों की बलि देने वाले हो जाते हैं आपके भगवान ब्रह्मा। ठीक है। इन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी और इसी को कहा जाता है दशाश्वमेध यज्ञ। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपसे कांस्टेबल की परीक्षा में ही पूछा गया है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में किसके नाम से जानी जाती है? मौर्य राजवंश की जो स्थापना है वो मगध में हुई थी और वर्तमान में इसको जाना जाता है बिहार के नाम से। ठीक है। बिहार के नाम से वर्तमान में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी है। कहाँ की राजधानी हो जाती है ये आपको बताना है। तो ये हो जाती है कौशल की राजधानी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। ठीक है। और ये भी सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए क्वेश्चन हैं। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था, संपूर्ण भारत में और साम्राज्य को भी बढ़ाया था। ये भी आपको बताना है। कौन हो जाते हैं चंद्रगुप्त के पुत्र? तो ये चंद्रगुप्त के पुत्र हो जाते हैं आपके बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई है। तो किस नदी के तट पर विकसित हुई है? 16 नंबर हो जाता है हमारा क्वेश्चन और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया ही क्वेश्चन है। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो ये माना जाएगा आपका वाल्मीकि को। ठीक है। पहले कवि के रूप में श्रद्धेय माना जाता है महर्षि वाल्मीकि को। गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित हो जाएगा गच्छा नामक संगठन? तो ये संबंधित हो जाता है आपका जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई है? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई है ये आपको बताना है। तो ये आयोजित की गई है आपकी पाटलिपुत्र में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक आपसे पूछे गए हैं कौन हो जाते हैं? तो जो मौर्य वंश है उसके अंतिम शासक हो जाते हैं आपके वृद्धरथ। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के दमदाग्नि ऋषि का आश्रम
जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दमदाग्नि ऋषि का आश्रम आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है आपका गाजीपुर में। ये स्थित हो जाता है आपका गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट आंसर। पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो पाल वंश के राजा हो जाते हैं आपके गोपाल, ठीक है, गोपाल पाल, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? कौन हो जाते हैं जिसके द्वारा मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये हो जाते हैं अजातशत्रु, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 24 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका निकोलो कोंटी, ठीक है, निकोलो कोंटी हो जाता है, निकोलो कोंटी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये इतावली यात्री हो जाता है जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया था, ठीक है, निकोलो कोंटी ये हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी आपको बतानी है कहाँ हो जाएगी। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी है ये हो जाती है आपकी कन्नौज में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 26 नंबर, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जब सारे नाथ आ गए थे, और सारे नाथ कहाँ आए थे? तो ये सारनाथ हो जाता है, ठीक है, सारे नाथ जब आ जाते हैं उस समय जो उपदेश शुरू हो जाता है आपका बुद्ध का पहला उपदेश। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? 23वें तीर्थंकर कौन है ये आपको बताना है। तो 23वें तीर्थंकर हो जाते हैं ये पार्श्वनाथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। पहले पूछे जाएंगे तो ये ऋषि जो है सबसे पहले आ जाएंगे, ठीक है, ऋषियों का स्थान जो है सबसे पहले माना जाता है हिंदू धर्म में, तो ऋषि जो है यहाँ भी पहले आ जाएंगे, तो सबसे पहले हो जाएंगे ऋषिदेव। इसके बाद आपके 23वें हो जाते हैं पार्श्वनाथ, 23वें हो जाते हैं पार्श्वनाथ, और 24वें हो जाते हैं आपके महावीर स्वामी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इनसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 24वें से भी पूछा जाएगा, 23वें से भी पूछा जाएगा, और एक आपका फर्स्ट से भी पूछा जाएगा, तीनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाते हैं कालाशोक। मगध साम्राज्य के अंतिम शासक कालाशोक हो जाते हैं। आर्यभट्ट का एक प्रसिद्ध है, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध क्या था? चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता या फिर वैज्ञानिक? आपको बताना है आर्यभट्ट क्या थे। तो आर्यभट्ट हो जाते हैं ये एक खगोलवेत्ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, किसने कराया था? तो ये कराया गया था, सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हो जाते हैं? श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों जो हैं ये जैन मत के माने जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जातक कथा संबंधित है। जातक कथा किससे संबंधित हो जाएगी? तो जातक कथाएं जो हैं ये गौतम बुद्ध से संबंधित हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? कौन से सिख गुरु हो जाते हैं जिन्होंने विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी, ठीक है, क्योंकि विवाह को जो है आनंद कारज माना जाता था। तो ये हो जाते हैं आपके श्री गुरु अमरदास, ठीक है, इन्होंने विवाह समारोह की जो शुरुआत है वो आनंद कारज के नाम से शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है 34, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था?
भारत का दौरा किसने किया था ये आपको बताना है। तो भारत का दौरा करने वाले थे आपके फाहियान, ठीक है। चंद्रगुप्त, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में फाहियान आ जाते हैं। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है। कुल वेदों की संख्या कितनी है? सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य जो है वो वेद हो जाते हैं। इनकी संख्या आपको बतानी है, वेद कितने हो जाते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में। 4 वेद हो जाते हैं आपके। सबसे बढ़िया तरीका है RYSA, ठीक है। ये ऋग्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। 36 नंबर हो जाएगा, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों से किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं? किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं? हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो के या फिर कालीबंगा के? तो ये हो जाते हैं, एक तो आपके हड़प्पा के जो अवशेष हैं ये हो जाते हैं आपके पाकिस्तान में, एक आपके मोहनजोदड़ो के अवशेष ये भी पाकिस्तान में हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ए और बी, और ए और बी दिया गया आपका बी ऑप्शन में, ठीक है। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये दोनों स्थान जो आपको मिल जाते हैं पाकिस्तान में। पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? पहली बार की बात की गई है, भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन हो जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका आर्य। आर्य जो है ये बाहर से आए थे और भारत में बसने वाले पहले भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हम आपको बता चुके हैं, सबसे जो प्राचीन वेद है वो हो जाता है ऋषि, सबसे पहले आ जाते हैं ऋग्वेद, ठीक है। और टिक हम आपको बता चुके हैं RYSA, ठीक है। ये ही हो जाते हैं आपका इसका क्रम। ऋग्वेद सबसे पहले आ जाएगा, फिर यजुर्वेद आ जाएगा, फिर सामवेद आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका अथर्ववेद, और रायजा के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा में पूछा गया, पुलिस की जो होती है, ठीक है। और यहाँ जो है जन्म स्थान की बात की गई है सबसे पहले। तो जन्म स्थान इनका हो जाता है लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए का हो जाता है एक, और ए का एक जो है आपका दिया गया है, आपका ए में भी दिया गया है और बी में भी दिया गया है। तो सी और डी जो है ये आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है इनको बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका, बी का हो जाता है दो। प्रथम उपदेश जब सारे नाथ आ गए थे तब इन्होंने जो है प्रथम उपदेश दिया था। तो सी का हो जाता है तीन, और निर्वाण की जो प्राप्ति है वो हो जाती है इनको कुशीनगर में, ठीक है। इस तरह से ए का एक हो जाएगा, बी का दो हो जाएगा, सी का तीन और डी का आपका चार हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। यही आपको याद करने हैं और इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य आपसे पूछा गया कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराना महाकाव्य हो जाता है आपका रामायण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं? मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से हुआ है ये आपको बताना है भारत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है जब आर्य आए थे भारत में उस समय जो है मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। तो आर्यों के काल से ही जो है मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है लगभग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? उपनिषद जो है वो किसकी व्याख्या करता है? तो ये जो व्याख्या करता है ये करता है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया था उपनिषद किसकी व्याख्या करता है, तो ये करेगा आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करेगा आपका उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट हो जाता है। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वेद काल की प्रतीक यानी सिंबॉलिक है? ये आपको बताना है कौन सी हो जाती है।
44 नंबर क्वेश्चन हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका दहेज प्रथा। ठीक है, ये हो जाती है केवल ऋग्वेदिक काल की प्रतीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 45 नंबर हो जाएगा सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। सिंधु सभ्यता में किसका निर्यात किया जाता था? तो सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? सर्वप्रथम किसके द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाए थे सर्वप्रथम चांदी के सिक्के। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ मिलता है? गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ मिलता है, ये आपको बताना है। तो सबसे अच्छा जो नमूना मिलता है बौद्ध धर्म की चित्रकारी का, ये मिलता है आपका अजंता चित्रकारी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? समाज के विभाजन का आधार क्या हो जाता है पूर्व वैदिक काल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जो पेशा होता है ये हो जाता है समाज के विभाजन का आधार। पेशे के आधार पर जो है डिवाइड किए गए थे। ठीक है, जो जिस काम को करता है उसी का जो है नाम फिर रख दिया जाता है। भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? कब शुरू हो जाती है भारत में मूर्ति पूजा? ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और आंसर इसका हो जाता है आर्यों के काल से ही जो है मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? समाज की प्रकृति क्या हो जाती है सिंधु घाटी सभ्यता में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका नगरीय। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है। अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। अशोक महान के बारे में क्या सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये करेक्ट हो जाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया, बिल्कुल। बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो विदेशों में कराया था अशोक महान ने, और अशोक ने जो है अपने पुत्र और पुत्री को विदेशों में प्रचार के लिए भेजा था। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाया, ये भी ठीक हो जाता है। इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका हो जाता है गलत। इसके अभिलेखों की जो भाषा है वो हिंदी नहीं थी। इसके अभिलेखों की जो भाषा है वो हो जाती है आपकी ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी में भी लिखे गए हैं इनके जो अभिलेख हैं, और एक आपके खरोष्टी में भी लिखे गए हैं इनके अभिलेख। ठीक है, दो भाषाएं इनसे आपको संबंधित हैं, दोनों याद रखनी है, ब्राह्मी और खरोष्टी। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति तो ये हो जाती है उच्च। ठीक है, उच्च स्थिति मानी जाती है वैदिक काल में स्त्रियों की। प्राचीन राज्यवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका वाकाटक को। ठीक है, ये वाकाटक हो जाते हैं जिनको जाना जाता है प्राचीन राज्यवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है वाकाटक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? कौन सा राजा चोल राज्यवंश से संबंधित नहीं है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं और हर बार जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर जो है हो जाता है हमारा 54 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका अनंत वर्मन। ठीक है, ये राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है अनंत वर्मन। बाकी विजयालय भी हो जाएंगे, परांतक प्रथम हो जाएंगे और आदित्य प्रथम भी हो जाते हैं। चार वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? ये जो है रिपीट हो गया क्वेश्चन चार वेदों में, लेकिन एग्जामिनर की जो भाषा है वो बदल बदल कर क्वेश्चन आपसे देता रहता है। ठीक है, चार वेदों में सबसे प्रथम आपसे पूछा गया कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका ऋग्वेद। ठीक है, चार वेदों में सबसे प्रथम आपका ऋग्वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 56। बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया था? बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया था?
तो ये शासन किया जाता है आपका चंदेल वंश के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आज का 57। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक आपको बताना है किससे संबंधित हो जाएगा। तो त्रिपिटक संबंधित हो जाता है आपका बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और त्रिपिटक का जो अर्थ होता है वो हो जाता है आपका, सबसे पहले आपका सुत्त पिटक आ जाएगा। ठीक है, सुत्त पिटक हो जाता है। दूसरे नंबर पर आपका हो जाता है विनय पिटक। ठीक है, 3 पिटक ये माने जाते हैं, विनय पिटक। और थर्ड हो जाता है आपका अधिगम पिटक। ठीक है, इस तरह से जो है ये हो जाते हैं बौद्ध धर्म के 3 पिटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है डी। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछे गए हैं कौन हो जाते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं आपके ऋषभदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं। अजंता गुफाओं का निर्माण काल क्या है? अजंता की गुफाओं का जो निर्माण काल है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 59। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है गुप्त काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी? भारत की प्राचीन राजधानी क्या हो जाती है, ये आपको बताना है। प्राचीन राजधानी भारत की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र हो जाती है प्राचीन भारत की राजधानी। अगला क्वेश्चन हमारा 61 नंबर। भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? तो शंकराचार्य पीठ जो है ये आपकी द्वारिका में हो जाती है, एक आपकी पुरी में हो जाती है और एक आपकी बद्रीनाथ में हो जाती है। लेकिन मथुरा में जो है ये कहीं भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया था शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है, तो मथुरा में आपकी शंकराचार्य पीठ नहीं है। ठीक है, ये 4 मठ बताए गए हैं। 4 मठ आपके बताए गए हैं, कौन से हो जाते हैं? एक आपका द्वारिका में हो जाता है, द्वारिका गुजरात में हो जाता है। एक आपका हो जाता है पुरी, ठीक है, ये उड़ीसा में हो जाता है। बद्रीनाथ जो है ये आपका हो जाता है उत्तराखंड में। और एक आपका हो जाता है श्रृंगेरी, ये हो जाता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, श्रृंगेरी आपका कर्नाटक में हो जाता है। ठीक है, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? गायत्री मंत्र का वर्णन ये आपका मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 63। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन हो जाते हैं ये आपको बताना है, रामायण के रचयिता। तो यहाँ जो है एक तरीका आपको याद रखना है। रामायण, रामायण में आपके 4 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है 4 अक्षर वाले इसके जो है लेखक हो जाते हैं या रचयिता हो जाते हैं, यानी वाल्मीकि। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखना है। रामायण में 4 अक्षर हैं और वाल्मीकि में भी 4 अक्षर हैं। उसी तरह से महाभारत की अगर बात करते हैं, यहाँ जो है बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। महाभारत में 5 अक्षर हैं, तो वेद व्यास में भी 5 अक्षर हैं। ठीक है, तो वेद व्यास जो है 5 अक्षर से 5 अक्षर कट जाएंगे, 4 अक्षर से 4 अक्षर कट जाएंगे, इस तरह से इनके गुरु बन जाएंगे। ठीक है, 4 अक्षर वाला रामायण जो है वाल्मीकि की हो जाती है, महाभारत जो है ये वेद व्यास की हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। और उसी तरह से जो तुलसीदास हैं, ये तुलसीदास हो जाते हैं आपके रामचरितमानस के रचनाकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का ये वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 64। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका प्रशासन, बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 65। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो जो भारतीय नेपोलियन माना जाता है ये माना जाता है आपका समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और आज के हमारे हो जाते हैं टोटल ये
65 प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।